हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन वर्ड का जो मीनिंग है, अगर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम किसी ऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी बनाने के लिए किसी फूड की ऑक्सीडेशन को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। एक ये मतलब हम एक सिंपल डेफिनेशन जो हम बोल सकते हैं उसमें इसको बता रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये बेसिकली फोकस कर रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन पे। हमने जो पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पढ़ा हुआ है दैट इज बेसिकली ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज बेस्ड चैप्टर है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं कि हाउ सेल ऑक्सीडाइज डिफरेंट सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस एनर्जी, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो रेस्पिरेशन की एक बेसिक डेफिनेशन के बाद हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है और हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम किस चीज पर फोकस करेंगे और मैं आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा मेटाबॉलिज्म को लेके, जिसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज बेसिकली हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से गैस को एक्सचेंज कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन एंटर कर रही है, CO2 बाहर जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में हम जब ब्रीद कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो किस तरीके से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और CO2 बाहर जा रही है, दैट बाय लंग्स इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हमारे लेवल पर जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ब्रीदिंग, हम बात कर रहे हैं इसको ब्रीदिंग से। ओके, सेकेंड इज बेसिकली इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकेंड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन को अगर हम देखें वो क्या है, मतलब उसके बारे में समझें, तो हम ये देखेंगे कि मान लो हमारे पास ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है और ये हमारे पास एक सेल है। तो ब्लड के अंदर बाहर से ऑक्सीजन आए और सेल के अंदर बाहर से ऑक्सीजन आए और CO2 चला जाए from that cell is known as internal respiration। और थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिस पे हम फोकस करेंगे वो बेसिकली है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन का जो मतलब हमें देखना है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन, किसी कुछ सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन करेंगे सेल के अंदर टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब इसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारा जो मेन फोकस है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे नहीं रहेगा, इंटरनल पे नहीं रहेगा, हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन पे रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिकली पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट रेस्पिरेशन इज कॉमन इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। कुछ डिफरेंसेस रहेंगे जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम जो फोकस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम यहाँ पर और कुछ बिल्डअप करेंगे कॉन्सेप्ट्स को जो कि कॉमन है प्लांट और एनिमल सेल में, इवन प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कुछ कॉमन बातें हैं। तो उनको देखते हुए जब हम आगे बात करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पर्पस, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एनर्जी को लेके कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एनर्जी बन रही है। तो हम अगर एक सेल बनाते हैं, हम ये कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पे हम बात करते हैं, तो अगर हम एक सेल बनाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट हैं। बेसिकली मीन्स हम लोग बात कर लेते हैं, मान लो से एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्लूकोज है। नाउ इस ग्लूकोज को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं और वो ऑक्सीडेशन स्टेप वाइज कर रहा हूं।
ऑक्सीडाइज करके मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं, इससे जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं वो एनर्जी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। ओके, तो और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, O2 रिक्वायर है। तो और इसमें आपने ये समझना है कि सिंस ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ कार्बन, इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट में CO2 भी बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग ये हुआ, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ अब यहां पर हमें यह समझना है कि स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन किसका, क्या सिर्फ ग्लूकोज का, क्या कुछ और भी चीजें हैं जिनका हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो हम ये कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट in different steps to produce energy, and that energy is stored in form of ATP। ये हम एक बेसिक बात समझ रहे हैं। तो यहां पर हमें ये समझना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में चीजों का ऑक्सीडेशन होगा, वो स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। दैट ऑक्सीडेशन रिक्वायर ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक चीज की हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या। तो जब हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे जाते हैं, हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हर वो कंपाउंड है जो रेस्पिरेशन कर सकता है। या मैं इसको अगर एक कॉन्सेप्ट के थ्रू जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि मान लो आपके पास एक सेल है, उस सेल में कुछ बेसिक रिएक्शंस चल रहे हैं, ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये रिएक्शंस क्या हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? ये सेट ऑफ रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक पाथवे कह रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि मान लो आपके पास कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि हर वो चीज जो इस रिएक्शंस में एंटर करके हमारे पास एनर्जी बना सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब कुछ कॉमन रिएक्शन होते हैं सेल्स में जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेसिकली होते हैं। तो हर वो चीज जो इन रिएक्शंस में एंटर करके एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, उस चीज को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। अगर मैं इस को प्रॉपर बोलूं तो हम ये बोलेंगे, क्योंकि सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है ग्लूकोज को तोड़ने का, या क्रैब साइकिल या और प्रोसेस चल रहे होंगे, उस प्रोसेस के अंदर जो भी चीज एंटर करके एनर्जी बनाएगी, उन सब को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन नीट में ये भी पूछ सकता है कि कौन सी चीजें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकती हैं। अब अगर मैं देखूं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन हो सकता है, देन वन इज कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये एंटर करके एनर्जी बना सकते हैं। अनदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी प्रोटीन्स हैं जो अमीनो एसिड में आके एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड है C, दैट इज फैट्स। तो जो फैट्स हैं वो भी इन पाथवेज में एनर्जी बना सकते हैं। एंड नाउ फोर्थ इज ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स, ये क्रैब साइकिल एक प्रोसेस है, वहां एंटर करके एनर्जी बना देंगे। तो हर वो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन रिएक्शंस में एंटर करके ऑक्सीडाइज हो सके, उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। ओके, अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो हमने लिख दिया कि ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, फैट ये बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में 1 से 2 दिन का ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो हम जब अगर फास्टिंग पे हैं तो बेसिकली ग्लाइकोजन जो यूज करेंगे वो बॉडी में यूज कर लेंगे ग्लूकोज वहां से। अगर उसके बाद भी हम फास्टिंग में हैं तो फैट को एनर्जी बनानी पड़ेगी। उसके बाद फर्दर एनर्जी प्रोटीन्स के थ्रू आएगी। अगर उसके बाद भी हम फास्टिंग पे हैं, ग्लूकोज का सोर्स नहीं है हमारे पास, तो फिर वो एनर्जी कहां से आएगी, प्रोटीन से।
तो बॉडी ने ऑलरेडी ये मैकेनिज्म बना रखे हैं कि ये चीजें किस तरीके से रिएक्शंस में एनर्जी बनाने के लिए एंटर कर सकती है। तो ये है हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हम कॉमनली जानते हैं और वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि हॉर्मोन्स एनर्जी नहीं बनाएंगे, तो हॉर्मोन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। vitamins cannot produce energy, so they are also not a respiratory substrate. Now third is basically minerals मान लीजिए Fe+, calcium, magnesium, they are part of some chemical reaction, metabolic reaction, पर ये एनर्जी नहीं बनाएंगे, ओके, क्योंकि ये इन रिएक्शंस में एंटर नहीं कर सकते। इसके अलावा वाटर, तो दे आर नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इनसे एनर्जी नहीं बनेगी, ओके, क्योंकि ये उन रिएक्शंस में एंटर नहीं कर सकते। तो यहां से हमने ये सीखा कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर बेसिकली ऑलरेडी रिएक्शंस हैं। हर वो चीज जो रिएक्शन में एंटर कर सकती है एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन इज, हमने बोला कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की नीड बेस है। बेसिकली रेस्पिरेशन जो है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, जिसे हम स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, दैट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन इज डिपेंडेंट ऑन, बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। अब हम ये देखते हैं कि क्या एनिमल में और प्लांट सेल में दोनों में ऑक्सीजन को लेके कुछ मैकेनिज्म कॉमन है। हमने ये देखा कि एनिमल्स में ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है, तो हम ये देख रहे हैं क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, प्लांट उस ऑक्सीजन के लिए क्या ब्रीथ करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो हम ये देखते हैं प्लांट के केस में क्या होता है कि जैसे मैं ये प्लांट बना रहा हूं, प्लांट के केस में अंदर अगर कोई थिक स्टेम है तो उसमें अंदर का पार्ट हमारा डेड होता है, जिसे हम हार्टवुड कहते हैं, ओके, अंदर का पार्ट डेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग टिश्यू सुपरफिशियल है, उसमें ऑक्सीजन की जो नीड है, ऑक्सीजन नीड कैसे फुलफिल होगी, ऑक्सीजन नीड फुलफिल बाय डिफ्यूजन। तो पहला ये आपने समझना है कि डीप टिश्यूज नहीं है हमारे पास, डीप टिश्यूज नहीं है लिविंग, मतलब बेसिकली प्लांट में डीप टिश्यू नहीं है, उसमें सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीजन का। तो पहली बात तो आपने ये समझनी है। दूसरी बात आपने ये समझनी है कि जो ग्रीन सेल्स हैं हमारे पास, जैसे कि मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल अपनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की खुद पूरी कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाते हैं, तो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इटसेल्फ। तीसरा हमें समझना है कि प्लांट में क्योंकि मेटाबॉलिज्म एज कंपेयर टू एनिमल सेल स्लो होता है, तो उनकी ऑक्सीजन की नीड कम है, नीड लेस है, ओके, एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो हम ये समझेंगे कि प्लांट के अंदर जो मेनली हम लोग बात कर रहे हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन पे ही रिस्ट्रिक्टेड है। एनिमल के केस में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि उनको उस ऑक्सीजन को मूव कराना है डीपर टिश्यू के लिए, क्योंकि ऑल लिविंग सेल शुड नीड ऑक्सीजन इन यूकैरियोट्स सो दैट उनका वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का हो सके। तो प्लांट में प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम नहीं है, बट समहाउ दे मेंटेन दिस रिक्वायरमेंट बाय बेसिकली डिफ्यूजन। तो आपने ये चीज समझनी है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, उन्होंने रीजन बताए हैं कि प्लांट में जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें हमें कौन से स्टेप्स पढ़ने हैं, क्या चीज है, और हम बेसिकली पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो हम अपना जो कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म का उसको देख के जरा चलते हैं। सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये टॉपिक अगर आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है तो इसको आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, बेसिकली बायोमॉलिक्यूल में स्टेडी स्टेट और बेसिकली टर्नओवर नंबर, इसको लेके कुछ एंजाइम से पहले कुछ टॉपिक गिवन है, वहां से पढ़िए आप इसको, वहां पे कुछ ये बेटर अच्छा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। अगर मैं एक सेल बनाता हूं, ये सेल है, तो सेल के अंदर ऑलरेडी काफी सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शंस है, ओके।
ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, इसको कराने वाला एंजाइम E1 है, E2 है, E3 है। तो हमने ये समझना है कि सेल के अंदर ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, तो सबसे पहले मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है दे आर केमिकल रिएक्शन, और मैं प्रॉपरली बोल सकता हूँ बायोकेमिकल रिएक्शन जो करा रहा है परफॉर्म बाय, या बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म बाय एंजाइम, एंजाइम के थ्रू होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन। दूसरी चीज आपने ये समझना है कि ये रिएक्शंस रैंडम नहीं होते, दीज रिएक्शंस आर लिंक्ड विद ईच अदर, तो उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो गया, आपस में लिंक मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो लिंक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उनको हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक पाथवे। अब आपने ये देखना है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज जो है हमारे पास वो सेल के अंदर हो सकता है पहले से प्रेजेंट हो, ऐसा तब होगा जब सेल ऑटोट्रॉफिक होगा, या ग्लूकोज बाहर से एंटर करे। उस केस में हमारे पास अगर ग्लूकोज बाहर से एंटर कर रहा है तो उस केस में हम कहेंगे हेटरोट्रॉफिक सेल, अगर पहले से प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक सेल। दोनों तरह के केसेस में हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ने के लिए मुझे कुछ केमिकल रिएक्शंस की जरूरत है, क्लियर। उन केमिकल रिएक्शन के सेट को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे। तो हम ये देख रहे हैं कि सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं उनको हम दो तरीके का बोल सकते हैं, इट कैन बी एनाबॉलिक और इट कैन बी कैटाबॉलिक। नाउ एनाबॉलिक का मतलब वो रिएक्शंस जो है मिल के कंबाइंड फॉर्म में किसी चीज की सिंथेसिस कर रहे होंगे, तो हम ये कह रहे हैं एनाबॉलिक का मतलब हो गया वो सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। कैटाबॉलिक का मतलब हो गया वो ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। उसके अलावा अगर कोई पाथवे दोनों में इन्वॉल्व हो, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन में, तो उसको मैं एम्फीबॉलिक कह सकता हूं। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास तीन तरह के पाथवे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दे सॉल्व, वो क्या कर रहे हैं। ओके, अगर मैं उसके बाद भी देखूं कुछ फीचर्स को लेके या कुछ मैं सोच पा रहा हूं जैसे, तो मैं ये कहूंगा कि जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जैसे ये सेल है, मेटाबॉलिक पाथवे में मैंने एक रिएक्शन ये बनाया, ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी सी में, सी डी में, क्लियर। बी से पी एंड देन क्यू, ओके, पी से आर एस एंड देन क्यू। तो हमें ये समझना है कि मेटाबॉलिक पाथवेज कैन क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा हमें समझना है मेटाबॉलिक पाथवेज आपस में लिंक हो सकते हैं। तीसरा हमें समझना है कि मेटाबॉलिक पाथवे लीनियर हो सकते हैं और सर्कुलर हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल जो है एक सर्कुलर मेटाबॉलिक पाथवे का है, क्लियर, साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे का है। दूसरा ये एग्जांपल हमारे पास क्या है, लीनियर का है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का। फ्लक्स जो यहां पर हम बता रहे हैं ना, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है रेट ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मेटाबॉलाइट। मतलब मान लो यहाँ 20 ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है 20 बी में, तो किस स्पीड से कन्वर्जन चल रहा है, इसको हम मेटाबॉलिक फ्लक्स कहते हैं। तो मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है, मेटाबॉलिक फ्लक्स है रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन किसकी, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ मेटाबोलाइट्स को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। ओके, तो अब हमने ये समझना है कि सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, उनमें से काफी सारे रिएक्शंस आपस में लिंक है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो साइक्लिक हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो लीनियर हैं। अब इन रिएक्शंस का एक अपना रेट है जिसे हम मेटाबॉलिक फ्लक्स कह रहे हैं। अब हमने ये सोचना है कि इन रिएक्शंस को करा कौन रहा है, कौन है जो इनकी डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। इन सब पे एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे पास एक कंसंट्रेशन है हर एक केमिकल की, और वो केमिकल रुकता नहीं है, वो टर्नओवर हो रहा है। मतलब ये कह रहा है कि मान लो ए जो है वो 40 है और बी जो है उसने सेल ने अपने अंदर 60 रखने हैं, सी जो है सेल ने अपने अंदर 35 रखने हैं, 35 रखने हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो ए है और बी है, इनकी कन्वर्जन कंटिन्यूस चले जा रही है, ये रुक नहीं रहे, ये कन्वर्जन चलती जा रही है।
स्टिल ये नंबर मेंटेन है। तो ये इस बात का आंसर है कि सेल के अंदर कौन है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। मतलब जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो एक नंबर होता है ए का या कंसंट्रेशन होती है, उस कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए वो रिएक्शंस चलते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 40 है, तो इस 40 को अचीव करने के लिए मैं यहाँ पर P लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये नंबर 20 हो जाए तो रिएक्शन ऐसे जाएगा कि P से A की तरफ बढ़ जाएगा और A से B की तरफ वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या करेगा, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या करना है, एक वो बेसिकली कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो सेल के अंदर काफी सारे रिएक्शन चल रहे हैं जो लिंक है आपस में, उन रिएक्शंस की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, हर एक केमिकल का अपना एक कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को मैं कह रहा हूं स्टेडी स्टेट। नाउ दिस स्टेडी स्टेट इज नॉट अ इक्विलिब्रियम कि जहां पहुंचने के बाद प्रोसेस रुक रहा है या स्टॉप हो रहा है, बट ये जो स्टेडी स्टेट है एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि चीजें कंटिन्यूअसली टर्नओवर में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी डी में कन्वर्ट हो रहा है। सेल के अंदर ए की कंसंट्रेशन 10 है, बी की 40 है, सी की 15 है, डी की 18 है। अब ये अगर एक डिसाइडेड प्री डिसाइडेड कंसंट्रेशन है, इसको अचीव करने के लिए रिएक्शन चलेंगे। जैसे बी अगर 20 हो गया तो इस रिएक्शंस के थ्रू इसको इंक्रीज करेंगे, और अगर बी 20 से सी में कन्वर्ट ना हो तो इस रिएक्शन को हम स्टॉप करने लगेंगे। तो हमने सोचना इस तरीके से सेल के अंदर मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होता है, कंट्रोल होता है। दूसरी चीज, सेल जो है हमारे पास, ये सेल है, मान लो ये सेल जो है ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इस सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने बोला है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको बोलेगा कि आप मुझे फिक्स चीज बना के दो, तो उसके अकॉर्डिंग भी सेल के अंदर प्रोसेस चलता है। अब हमने ये समझना है कि हम जो फोकस करेंगे इस चैप्टर पे, उन रिएक्शंस पे फोकस करेंगे जिसके थ्रू मेटाबॉलिक फ्लक्स या मूवमेंट ऑफ मेटाबोलाइट्स इज बेसिकली टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, तो अब हम ये ओवरव्यू देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। हम जो भी चीज पढ़ेंगे तो हमें ये देखना है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसे हम देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू कि कैसे सबस्ट्रेट एनर्जी बनाता है और किस तरीके से हम उस एनर्जी को यूज करेंगे। तो हमारा फोकस मेन ये रहेगा कि जो भी चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मान लो हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे तो ग्लूकोज का हमें ऑक्सीडेशन पढ़ना है। क्लियर। अगर आप ध्यान से समझें, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 कार्बन है, जिसमें एक ग्रुप एल्डिहाइड है। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, 6 कार्बन की एल्डोज शुगर है। तो उसमें ये OH है, H है, 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 और लास्ट में CH2OH है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज की कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर। अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो मेरे पास 6CO2 बनेगा, लेकिन हम इस ऑक्सीडेशन को स्टेप वाइज ले जाएंगे, स्टेप वाइज करते करते बनाएंगे तो CO2 ही, लेकिन उस स्टेप में जो एनर्जी बनेगी उसको किसी तरीके से हम ट्रैप करेंगे और उसको ट्रैप करके हम यूज करेंगे ATP बनाने में। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जिसे हमको क्या बोलेंगे, स्टेप वाइज। क्लियर। जैसे ही एक ग्लूकोज से 6 CO2 बन जाएंगे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। बिकॉज यहां अगर आप देखें, यहां कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं CO2 में देखूं तो एक तरीके से 4 ऑक्सीजन अटैच है, मतलब 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज स्टेट है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। वो ऑक्सीडेशन क्या बनाएगी, एनर्जी, उस एनर्जी को ट्रैप करके हम ATP बनाएंगे, और ये ऑक्सीडेशन हो सकता है स्टेप वाइज हो। ओके, इसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो हम अगले अपने लेक्चर में हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी बना सकते हैं किसी भी सेल में, और ये प्रोसेस किसके साथ कॉमन है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल।